गुड आफ्टरनून बच्चों। तो बच्चों आप मतलब आपको आइडिया लग ही गया होगा, मतलब जब जल्दी क्लैरिटी आ जाएगी ना आपके एग्जाम डेट्स को लेके और सिलेबस को लेके। सिलेबस कट तो पक्का ही है, जो पहले कंफ्यूजन सी चल रही थी, राइट। एंड मतलब मेरे ख्याल से जो है लग रहा है कि ऑब्वियसली नॉन मेडिकल का जेई मेंस जनवरी में तो नहीं हो सकता। मेड वालों का ठीक है कि आई थिंक हो सकता है मई में हो ही जाए, या एट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो जाएगा कि जून में हो जाएगा, कि अगर कहीं मई में बोर्ड एग्जाम्स हुए। सिलेबस का अभी कंफर्म आएगा, मतलब अभी तक तो कुछ ऐसे नहीं आया, बट उन्होंने ये तो कह ही दिया है कि जितना स्टेट बोर्ड्स ने कट किया है उसके हिसाब से एक बनाओ सिलेबस। ये एनटीए को बोला है गवर्नमेंट ने। तो 10th को कह रहे हैं कि 10th को सारा पता चलेगा, होपफुली। हाँ बच्चों, इसमें मैंने कुछ आपको दिया था ना होमवर्क। कौन सा पार्ट था? डी पार्ट बोला था मैंने। ओके। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 0 डी पार्ट पूछो डाउट्स। हाँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है, बताओ भाई। हाँ भाई बच्चों, रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है? क्या फॉर्मूला होता है? एन स्क्वायर बाय जेड, है ना। तो ट्रिपली आयनाइज बेरिलियम है, तो N2 डाल दो, तो एन स्क्वायर, और बेरिलियम में जेड क्या डल गया? बेरिलियम का जेड क्या होता है बच्चों? बेरिलियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर?
4, राइट। तो वो n स्क्वायर और z कैंसिल ही हो गया, तो इसलिए आंसर 4 आ गया, मतलब a नॉट ही आ गया। आगे बच्चों, आगे 9th क्वेश्चन, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी इज एंगल अपॉन टाइम, ठीक है, या वो यूज कर लो ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर। ठीक है ना? तो देखो v कैसे डिपेंड करता है n पे, r कैसे डिपेंड करता है n पे, उससे निकल आएगा। और कौन सा था? 7th में आई थिंक वो क्वेश्चन 14 गलत लिखा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन होगा ना, या 6th होगा। आगे डन बच्चों? एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रीक्वेंसी पूछिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 बाय टाइम पीरियड। तो बिल्कुल जो क्वेश्चन हमने अभी किया था सेम ही वही चीज हो गई, बस मतलब ओमेगा हुआ या फ्रीक्वेंसी हुआ बच्चों, एक ही बात हुई। 1 बाय टाइम पीरियड क्या हो गया? 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई आर बाय वी, है ना? तो ये भी v बाय आर के प्रोपोर्शनल आ गया। बच्चों एक सेकंड। हाँ जी बच्चों, आगे। बच्चों आपका इस संडे टेस्ट है ना? ठीक है। आपके टेस्ट में बच्चों ये एटॉमिक तक आएगा, ठीक है? मतलब जितना आज तक हो जाएगा अपना। हाँ डी पार्ट मिला के, यस।
अच्छा ठीक है, डन। डी पार्ट हो गया, आगे बढ़े। हाँ परविंदर, मतलब आपके जैसे फिजिक्स के दो पोर्शंस चल रहे हैं, एक 11th एक 12th। तो 12th में ये मॉडर्न फिजिक्स वाला ही चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर। तो यही वाले मॉड्यूल का पार्ट हमने किया अभी तक, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली और फिर ये एटॉमिक। हाँ जी, दिस इज डन। सो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने एक्सप्रेशंस किए थे फॉर रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी एटसेट्रा, राइट? और उनकी डेरिवेशन भी की थी, और मैं आपको कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें डेरिवेशन आनी चाहिए। तो सबने वो अच्छे से कर लिया पार्ट। ओके, अब उसका बच्चों नेक्स्ट पार्ट है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो लास्ट क्लास से बच्चों जो हमने पढ़ा था, उसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि जो, अगर हम कोई भी एक मतलब एटम की बात करें, तो हमें ये समझ आ गया है कि उस एटम के अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। जैसे n=1 पे उसकी एनर्जी हो गई -13.6 Z²। 2 पे क्या हो गई बच्चों, बताओ? टू पे क्या होती है बच्चों? 3.4। फिर 3 पे हो जाती है -1.5। अभी जेड भी मत लगाओ, अभी ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं हम। ठीक है बच्चों, एक हमें इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो भी पता होने चाहिए। हम देख सकते हैं कि ये 1 और 2 में जो एनर्जी गैप है दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। 1 और 3 में जो एनर्जी गैप है वो हो गया 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और 2 और 3 में हो गया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, मतलब ये वैल्यूज तो हमने याद ही रखनी है पक्का से। तो
अब बच्चों हमें ये समझना है, अब ध्यान से समझते हैं हम बच्चों। मान लो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल टू 1 पे है, ठीक है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 पे है और हमने उसको, अब मुझे सबके आंसर चाहिए इसमें, ठीक है, और हमने उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी दी बच्चों, तो क्या होगा बताओ। बताओ बच्चों मुझे। वो n इक्वल टू 2 में चला जाएगा, राइट। वो एक्साइट होके n इक्वल टू 2 में चला जाएगा। सिमिलरली अगर हमने उसको 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी तो वो n इक्वल टू 3 में चला जाएगा एक्साइट होके, राइट। अच्छा, अब मुझे ये बताओ बच्चों, मान लो हमने उसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी तो क्या होगा। तो वो n इक्वल टू 1 पे रहेगा। अच्छा, ये ना हम लिखेंगे बाद में। अगर हमने उसको बच्चों मान लो 11 एनर्जी दी फिर क्या होगा। नहीं, बट 2 में जाने के लिए तो उसको 10.2 चाहिए थी, तो फिर वो बाकी 0.8 का क्या होगा। अच्छा, एक मिनट सोचो कि 11 पे क्या होगा, ठीक है, आई एम जस्ट कमिंग बैक।
हाँ जी बच्चों। तो बताओ भाई क्या होगा अगर हम 11 एनर्जी देंगे तो? आया नहीं किसी का आंसर अभी तक। बताओ यार, कुछ तो बताओ। नहीं, 1 में तो है ही वो। तो वो 1 में ही रहेगा। यस, अगर 11 एनर्जी देंगे तो वो 1 में ही रहेगा। हम ये नहीं कह सकते बच्चों कि भी अगर हमने उसको 11 दी तो कि भाई वो 10.2 एनर्जी से तो ऊपर चला जाएगा और बाकी 0.8 उसकी काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी। ठीक है, बिकॉज शेल्स का मतलब ही ये है भैया कि फिक्स्ड एनर्जीज हैं। तो अगर फिक्स्ड एनर्जीज हैं तो वो कैसे ये ऐसा हो जाएगा कि वो कुछ भी रैंडम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ले लेगा? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर तभी जाता है जब उसको एग्जैक्टली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है जो ऊपर जाने के लिए चाहिए। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर हम उसको 14 एनर्जी दे दें फिर क्या होगा? सोच के बताओ, 14 एनर्जी देने पे क्या होगा? क्या अभी वो 1 में रहेगा या अब कुछ और हो जाएगा? मतलब मैंने पर्टिकुलरली 14 क्यों बोला है, उसकी कुछ सिग्निफिकेंस है? देखो, अगर 14 एनर्जी दे दी बच्चों तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा? मतलब एटम आयनाइज हो जाएगा? बोलो भाई। इसको आयनाइज होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? मतलब इलेक्ट्रॉन को शेल से बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 13.6 चाहिए ना? -13.6 नहीं, 13.6। जशन क्लियर है ना? याद करो, पिछली क्लास में हमने समझा था कि जिससे उसकी एनर्जी 0 हो जाए। तो अभी -13.6 है, तो अगर हम +13.6 दे देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अलग हो जाएगा, मतलब वो शेल्स में से बाहर हो जाएगा। तो बच्चों, एक बार जब इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल से अलग हो गया, फिर कोई चक्कर नहीं होता, फिर वो जितनी मर्जी एनर्जी रख सकता है। भाई, पंगा कब है? कब वो फिक्स्ड एनर्जीज रख सकता है? जब वो फिक्स्ड शेल्स में होता है, मतलब ये n = 1 2 3 4 में होता है। एक बार ये शेल्स में से बाहर निकल गया, फिर वो जो मर्जी एनर्जी रख सकता है। तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात बच्चों जो समझने वाली है वो ये है कि अगर तो हम उसको देंगे 11 एनर्जी, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर हम ये नहीं कह सकते थे कि 10.2 से ऊपर चला गया और 0.8 काइनेटिक में चली गई। ठीक है, फिर क्या होगा? मतलब इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। मतलब इस केस में हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके वो कहीं नहीं पहुंच सकता। बट अगर ये एनर्जी 14 है,
फिर कोई चक्कर नहीं है, फिर ऐसा हो जाएगा कि 13.6 एनर्जी से तो वो बाहर निकल गया और जो 0.4 बची वो उसके पास एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी रह गई। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? मतलब दो केस बनते हैं कि अगर तो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी से कम है, फिर तो वो फिक्स एनर्जीज ही एब्जॉर्ब करेगा, और अगर एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है तो कोई चक्कर नहीं है, वो जितनी मर्जी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है जी। ओके, तो ये बच्चों पॉइंट्स हम नोट करते हैं। तो ये बच्चों पॉइंट्स नोट करते हैं, ये करो बच्चों कि an electron can absorb only those energies by which it can move to any of the higher orbits. सेकेंड पॉइंट कि अगर एनर्जी गिवन आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रख सकता है। और अगला पॉइंट बच्चों, हम फोटोन से कभी पार्शियल एनर्जी नहीं ले सकते, ठीक है? फोटोन पूरे का पूरा ही एब्जॉर्ब होता है। हम किसी और इलेक्ट्रॉन या किसी भी अदर दूसरे पार्टिकल से हम पार्शियल एनर्जी ले सकते हैं। या आखिरी पॉइंट की बच्चों क्या सिग्निफिकेंस है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। लिख ले बच्चों पॉइंट्स। सर ये लास्ट में एनी अदर क्या लिखा है? पार्टिकल। पार्टिकल। ओके। हाँ बच्चों लिख लिया। ओके, तो अब बच्चों आपका क्वेश्चन ये है कि एक एग्जांपल ट्राई करो आप। मान लो एक
n इक्वल टू 1 पे एक इलेक्ट्रॉन है। दो सेपरेट केसेस हैं बच्चों। एक केस में उस पे 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आ रहा है। दो इंडिपेंडेंट केसेस हैं, ठीक है। दूसरे केस में 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उससे हिट कर रहा है, ठीक है। मतलब केस 1 एक 11 का फोटोन हिट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन के साथ। केस 2 एक 11 एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हिट कर रहा है उसके साथ। तो दोनों केसेस में आपको बताना है कि क्या क्या होगा। टेक 2 मिनट्स और बताओ। तो फोटोन वाला केस तो हमने अभी किया है ना। तो वो क्योंकि फोटोन से तो पूरी एनर्जी ही मिलेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये बात बच्चों समझ आती है? करेक्ट। और इलेक्ट्रॉन वाले केस में क्या होगा बच्चों? नहीं नहीं गुरुकर्मल, वो क्लियरली लिखा होगा। अगर ऐसे ही लिखा है कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब तो यही हुआ कि हाँ इलेक्ट्रॉन के पास पूरी 11 आ रही है। राइट बच्चों, फोटोन वाले केस में समझ आ गया। अब इलेक्ट्रॉन वाले केस में क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन
अब जो मतलब जो पार्टिकल हिट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, तो हम उससे पार्शियल एनर्जी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा अब? तो जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से, मतलब जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो उससे 10.2 एनर्जी ले लेगा, और जो बाकी एनर्जी है उसका क्या होगा? बाकी एनर्जी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के पास ही रह जाएगी। Electron will take 10.2 electron volt from incident electron and go to n equal to 2. Incident will be left with 0.8 electron volts. बच्चों इन दोनों केसेस में फर्क समझ आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हाँ जी, क्लियर हो गया? योगिता क्लियर है ये? ओके। अमन? ठीक है जी। तो अब बच्चों हमने ये बात की कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अब मान लो बच्चों एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो किसी हायर स्टेट में चला गया, तब क्या होता है? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चला तो जाता है, लेकिन किसी भी हायर स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन बहुत ही अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो वो जाता है, बहुत ही कम टाइम के लिए वहां पे रुकता है और फिर वहां से वापस आ जाता है। ठीक है, तो लिखो कि an electron is unstable in any of the higher orbits. It comes back to ground state by emitting photons. तो अगर उसको वापस आना है तो उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी रिलीज करता है इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, एंड बच्चों वो वापस आएगा ही आएगा। देयर इज नो वे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में ही रह जाए, वो वहां पे अनस्टेबल होता है, तो वो वहां से वापस आ जाता है। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ओनली, वही बोहर मॉडल की बात कर रहे हैं हम।
तो अब बच्चों क्या होता है कि जैसे अब वो मान लो किसी भी हायर स्टेट में है और वो वहां से वापस आ रहा है, जैसे मान लो वो n=4 पे है, ठीक है। अब उसने यहां से वापस आना है, तो भाई उसने पहुंचना तो फाइनली 1 पे है इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है। तो मतलब कोई भी एक सैंपल है उसमें हजारों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो मतलब मान लो कोई 1000 इलेक्ट्रॉन है जो n=4 पे हैं, तो वापस सारे 4 से 1 आएंगे, लेकिन वो किस रास्ते से आएंगे ये फिक्स नहीं है। मतलब हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन सीधा 4 से 1 आ जाए, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन पहले 4 से 3 आए फिर 3 से 1 आ जाए, हो सकता है कोई 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 आए, हो सकता है कोई 4 से 2 आ जाए और फिर 2 से 1 आ जाए, एंड सो ऑन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट होंगे, बट किस तरीके से डी एक्साइट होंगे वो हम नहीं बता सकते। ये बात समझ आती है बच्चों? तो ये जो डी एक्साइटेशन का प्रोसेस है ये रैंडम है। और बच्चों अगर हम देखें कि 4 से 1 तक अगर आना है तो कितने पॉसिबल पाथ्स बन जाएंगे। अगर हमारे पास मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम सबको देखें तो टोटल कितने पॉसिबल ट्रांजिशंस बन सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें बच्चों, आप देख सकते हो कि इस केस में 6 अलग अलग ट्रांजिशंस बन रहे हैं, राइट। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस जो हैं वो बन जाते हैं NC2। मतलब अगर वो किसी भी nth स्टेट में है तो वहां से जो पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं, NC2 का क्या मतलब होता है बच्चों? n × n−1/2। ठीक है जी। आप देख रहे हो यहाँ पे 4 से 4 × 3/2 6 बन गया ना। अब हम बात करेंगे कि जो फोटोन एमिट हुआ उसकी वेवलेंथ क्या हुई। ठीक है बच्चों, तो अब हमें ये तो पता है कि हर शेल की फिक्स्ड एनर्जी है। अगर अब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है, मतलब किसी भी हायर शेल से लोअर शेल में जा रहा है, तो जो भी उसकी एनर्जी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल केस की बात करें कि इलेक्ट्रॉन 2 से 1 जा रहा है, राइट। तो बताओ 2 से हाइड्रोजन के केस में अगर 2 से 1 जा रहा है बच्चों, तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा? टेन पॉइंट टू एमिट करेगा, राइट। तो वो 10.2 के करस्पॉन्डिंग फोटोन आ जाएगा हमारे पास। तो हमारा क्या रिलेशन बन गया? देखो बच्चों कि जो डेल्टा ई है, जो एनर्जी एमिट होएगी वो हो गई एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, विच शुड बी इक्वल टू hc/λ। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा था RCH/RCH z² / n²।
उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, राइट। तो ये बच्चों आप देख सकते हो कि HC कट गया, सो व्हाट वी गेट इज कि 1/λ इज इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/NL स्क्वायर माइनस 1/NH स्क्वायर। NL मतलब बच्चों लोअर वाला N, NH मतलब हायर वाला N। तो इस फॉर्मूला से बच्चों हम ये बता सकते हैं कि किसी भी ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग कितनी वेवलेंथ एमिट होगी। ठीक है जी। ओके, तो यहां से बच्चों हम हाइड्रोजन के केस में दो अलग अलग स्पेक्ट्रम्स की बात करते हैं, जिसमें एक को हम बोलते हैं एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक को बोलते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रम। ये इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। व्हाट वी डू इज, मान लो पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं बच्चों। मान लो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सैंपल है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। हमने उसके ऊपर वाइट रेडिएशन एमिट कर दी। जब हम कहते हैं कि वाइट रेडिएशन एमिट की, इसका मतलब सारी वेवलेंथ्स हमने दे दी। तो ये रेडिएशन को हमने हाइड्रोजन गैस के थ्रू पास करवाया। और फिर इस रेडिएशन को हमने एक स्क्रीन के ऊपर कैप्चर कर लिया। तो अब बच्चों हमारी रेडिएशन में अलग अलग वेवलेंथ्स के फोटॉन्स हैं, ठीक है जी। तो हमें पता है कि कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज वाले फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, राइट, है ना। ये वही वाली एनर्जीज होंगी जिसके करस्पॉन्डिंग वो ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, जैसे वही 10.2, 12.1 एंड सो ऑन। तो वो वाली जो वेवलेंथ्स हैं वो तो हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब कर ली, राइट। रादर मतलब हमें कहना चाहिए कि हाइड्रोजन वही वाली वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी सारी वेवलेंथ्स जो हैं वो हमें स्क्रीन के ऊपर मिल जाएंगी। तो इन अदर वर्ड्स बच्चों, क्या हम ये कह सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर कुछ वेवलेंथ्स मिसिंग होंगी? मतलब हमने डाली तो सारी थी, बट स्क्रीन के ऊपर कुछ मिस हो जाएंगी। बोलो भाई यस नो। और वो क्यों हुई मिसिंग? हाँ बच्चों, वो क्यों हुई मिसिंग? क्योंकि वो हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब कर ली, राइट।
तो अब वो कौन कौन सी हो गई जो मिसिंग होंगी? जो वेवलेंथ्स ऐसे 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 इन सारी एनर्जीज के करस्पॉन्डिंग होंगी। तो तो इन सारी एनर्जीज के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर नहीं होंगी, बाकी सारी होंगी। ठीक है, ये बताओ बच्चों, क्या 2 से 3 वाली या 2 से 4 वाली वेवलेंथ भी मिसिंग होएगी? या सिर्फ 1 से शुरू होने वाली मिसिंग होएंगी? ये ध्यान से सोच के बताओ। सिर्फ 1 वाली, क्यों? तो ये बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि, एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों, ये आया नहीं मेरे पास प्रॉपर आंसर बच्चों? फिर सोचो, 2 से 4 वाली क्यों नहीं होगी मिसिंग? सर हाँ जी। सर जो आपने ये लिखा कि मिसिंग होगी ये 1 से, मतलब वो मिसिंग होगी ना जिनकी लेंथ जैसे कि 1 से अगर 2 पे एक्साइट हो रहा है या 1 से 3 पे एक्साइट हो रहा है, जिनकी लेंथ वेवलेंथ उनके बराबर होगी वो मिसिंग होगी ना सर? हम्म। ओके सर। हाँ, वही मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई, मतलब 2 से 4 वाली क्यों नहीं मिसिंग होगी? मतलब ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन पहले 1 से 2 चला जाए एक फोटोन एब्जॉर्ब करके, और फिर दूसरा फोटोन एब्जॉर्ब करके 2 से 3 चला जाए? नहीं ये सर आई बच्चों याद थिंक। करो, मैंने आपको तब भी बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि एक इलेक्ट्रॉन की 2 फोटोन एब्जॉर्ब करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वो पॉसिबल नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन ने एक फोटोन एब्जॉर्ब करके 1 से 2 गया, अब वो 2 पे रहता ही इतनी कम देर है, और उस पे ये हम कहें कि वो उतने में ही दूसरा भी एब्जॉर्ब करके 2 से 3 चला जाए, तो मतलब उसका नेग्लिजिबल चांस होता है। इसलिए मतलब 2 से 4 या 2 से 3 ऐसा कोई भी केस नहीं मिलता हमें, सारे 1 वाले ही मिलते हैं एब्जॉर्प्शन में। बच्चों ये बात समझ आती है? तो बच्चों एब्जॉर्प्शन का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन में तो हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम से रेडिएशन को पास करवा के भी हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशंस को। एमिशन में क्या हो जाता है बच्चों, उल्टा हो जाता है कि हमने हाइड्रोजन एटम को
पहले किसी और मेथड से एक्साइट कर दिया, हीट दे दिया, कुछ भी कर दिया, और बस अब वो जो रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं उसको स्क्रीन पे ऑब्जर्व किया हमने। तो अब डी एक्साइटेशन में तो हमारे को सारी पॉसिबल ट्रांजिशंस दिख जाएंगी, है ना? वो जिस भी n तक गया, एक्साइट हुए एटम्स, तो n से 1 तक आने वाली सारी ट्रांजिशंस हमें नजर आ जाएंगी। ये समझ आता है बच्चों? तो मेन बात समझने वाली बच्चों ये है, एक बार सोच के बताओ कि एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या हुआ? माय क्वेश्चन इज कि एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंसेस हुए बच्चों? देखो बच्चों, एक फर्क तो ये हुआ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम बात कर रहे हैं कि कौन सी वेवलेंथ मिसिंग है, वेयर एज एमिशन में हम क्या बात कर रहे हैं कि कौन सी वेवलेंथ हमें स्क्रीन पे दिखेंगी। ठीक है, ये फर्क समझ आता है? लेकिन ये बच्चों आप में से कुछ ने लिखा, ये मुझे ध्यान से सोच के बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन में मिसिंग है वही एमिशन में दिख रही है? नहीं, इसीलिए तो मैंने अभी वो समझाया था आपको ऊपर कि एब्जॉर्प्शन में तो सिर्फ 1 से 2, 1 से 3 यही वाली मिसिंग होंगी, लेकिन एमिशन में तो 4 से 2 भी दिख रही होगी आपको। सिर्फ 4 से 2 वाली दिख रही होगी या मिसिंग होगी? एमिशन में, हाँ सर, एमिशन में। एमिशन में 4 से 2 हमें दिख रही होगी। इसको एक बार बच्चों क्लियरली लिखते हैं हम। सर वो तो एब्जॉर्प्शन में भी दिख रही थी, क्योंकि उसमें तो 1 से 2 वाली मिसिंग थी सर, 2 से 4 वाली तो मिसिंग उसमें भी नहीं थी। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो एब्जॉर्प्शन में मिसिंग है वो एमिशन पे दिख रही है। ओके सर। बच्चों एक बार इसको दोबारा मैं रिपीट करूँ और इसको और इलैबोरेटली लिख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन में क्या फर्क है। एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है, दैट इज, उसमें हम किन वेवलेंथ्स की बात करते हैं? जो मिसिंग वेवलेंथ्स हैं, मतलब जो एब्जॉर्ब हो गई, राइट? वेराज एमिशन स्पेक्ट्रम में हम किन वेवलेंथ्स की बात करते हैं? जो विजिबल हैं, जो हमें नजर आ रही हैं, जो एमिट हुई हैं। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? पहला पॉइंट समझ आ गया सृष्टि? अब दूसरा पॉइंट, एब्जॉर्प्शन में जो वेवलेंथ्स होंगी वो कौन सी होंगी? 1 से 2, 1 से 3, 1 से n, मतलब
सारी वेवलेंथ्स 1 से शुरू होंगी और n तक जाएंगी। वेयर एज एमिशन में क्या होगा बच्चों? एमिशन में जरूरी नहीं है कि वेवलेंथ्स 1 वाली ही हो। मतलब एमिशन में n से 4, n से 3, n से 1 इस तरीके की सारी वेवलेंथ्स होंगी। क्या ये बात क्लियर होती है? तो मतलब बच्चों क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन में मिसिंग थी वही एमिशन में विजिबल है? नहीं, राइट? रादर हम ये कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन में मिसिंग थी वो तो एमिशन में है ही है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा भी है कुछ एमिशन में, इजंट इट? ओके, तो अब बच्चों जो एमिशन स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग वेवलेंथ्स आती हैं हमारे पास, ठीक है, उनको हमने कुछ पर्टिकुलर नाम दिए हुए हैं। वो किस तरीके से होता है? तो अगर हम ऐसे अलग अलग लेवल्स बना दें 1 2 3 4 5, तो ये बच्चों इन सारी वेवलेंथ्स को हमने डिवाइड करके कुछ अलग अलग नाम दे दिए। तो जो सारी वेवलेंथ्स बच्चों 1 तक जा रही हैं, मतलब 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, 5 से 1, उन सबको हम कहते हैं एज लाइमन सीरीज। जो सारी वेवलेंथ्स 2 तक जा रही हैं, 4 से 2, 5 से 2 एंड सो ऑन, उनको कहते हैं बाल्मर सीरीज। जो 3 तक जा रही हैं उनको हम कहते हैं पास्चन, फिर ब्रैकेट और ऐसे फिर फंड सीरीज। ये सबको पता है कैसे होती हैं बच्चों सारी सीरीज, कैसे डिवाइड किया हुआ है हमने सबको? और बच्चों आप ये भी समझ सकते हो कि कौन सी सीरीज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को करिस्पॉन्ड कर रही है? सारे आंसर करो मुझे। लाइमन सीरीज, राइट? माय क्वेश्चन वाज कि ये जो वेवलेंथ्स मैंने दिखाई हैं उनमें से कौन सी सीरीज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में दिखेगी हमें, या मतलब एब्जॉर्प्शन में मिसिंग होएगी? तो वो लाइमन होएगी, है ना? सीधी बात है। एब्जॉर्प्शन में सारी वो वाली होती हैं जो 1 तक होती हैं, करेक्ट? तो बच्चों आपको क्या पता होना चाहिए वो ये है कि हर सीरीज की जो एक्सट्रीम लाइंस हैं आपको वो पता होनी चाहिए। जैसे लाइमन की एक एक्सट्रीम हुई 2 से 1 और दूसरी एक्सट्रीम क्या हो गई इन्फिनिटी से 1, राइट? ऐसे ही बाल्मर की क्या हो गई, एक 3 से 2, एक इन्फिनिटी से 2। तो आपको हर सीरीज के लिए
ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ कब आएगी हमारे पास। सबसे ज्यादा वेवलेंथ का मतलब हुआ ऑब्वियसली मिनिमम एनर्जी या फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और सबसे कम वेवलेंथ कब आएगी, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी कब आएगी। तो भाई मिनिमम एनर्जी मतलब सबसे छोटा ट्रांजिशन, ठीक है, जस्ट ऊपर वाला ट्रांजिशन। और मैक्सिमम एनर्जी का क्या मतलब हुआ, सबसे बड़ा ट्रांजिशन। सबसे बड़ा ट्रांजिशन कैसे होगा, इंफिनिटी से। इसमें बताओ बच्चों, कोई डाउट। अच्छा बच्चों, मुझे इसमें ये बताओ कि विजिबल स्पेक्ट्रम में कौन सी सीरीज की लाइंस लाई करती हैं। बाल्मर, यस, मतलब ये अगर हम निकाल के देखेंगे तो बाल्मर सीरीज की कुछ लाइंस ऐसी होंगी जो विजिबल में आ जाएंगी। तो ये याद रखना है आपको कि बाल्मर की विजिबल में आती हैं, लाइमन की अल्ट्रावायलेट में आती हैं, और पास्टन की इंफ्रारेड में आती हैं। ठीक है जी। अमन क्या कह रहे हो, क्या लिखवा दूं, यही ना कि कौन सी विजिबल में है कौन सी अल्ट्रावायलेट में। हाँ ये लिख लो। हाँ जी बच्चों, एनी डाउट।
ओके, तो बच्चों ये हमारा एटॉमिक वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा पार्ट है हमारे सिलेबस में, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। तो बच्चों अगर आप देखो इस चैप्टर में हमारी जो सीक्वेंस चल रही है वो किस तरह से चल रही है। हम बेसिकली एक मतलब बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करते जा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो सरफेस पे था, ठीक है। फिर एटॉमिक पे हमने बात की, थोड़ा और अंदर जाके एक एटम के, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गए, हम न्यूक्लियस से बाहर रहे। बेसिकली सारा कुछ हमने शेल से रिलेटेड पढ़ा। और अब जो अगला पार्ट है न्यूक्लियर, वो पार्ट बात करता है न्यूक्लियर की प्रॉपर्टीज में, ठीक है। हाँ, टेस्ट में बच्चों ये मतलब यहां तक आएगा जो हमने कर लिया न्यूक्लियर से पहले तक। ओके, तो तो न्यूक्लियर वाला बच्चों मेजर पार्ट तो कट गया। बिल्कुल थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है जो हमारे सिलेबस में है, इसको हम समझ लेते हैं। तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस जो है बच्चों, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। प्रोटॉन का हमें चार्ज पता है क्या होता है, प्लस ही होता है, उसका मास। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है और न्यूट्रॉन का मास। तो हमें बच्चों ये जो मासेस हैं मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं याद रखनी, ये जो प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास की होती हैं। बट हाँ, हमें एक बात ये जरूर याद रखनी है कि प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास में एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन के मास जितना डिफरेंस होता है। ये बात पता थी बच्चों? तो ये हमें थोड़ा सा आगे जाके समझ आएगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। नॉर्मली हम ये कह देते हैं ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास नियरली सेम है, तो उनमें जो डिफरेंस है बच्चों वो एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन के मास जितना डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर बच्चों एटॉमिक नंबर Z होता है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। देन मास नंबर होता है A, विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये तो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं, आप सबको पता है, राइट। हाँ परविंदर, सर आप लिखवा नहीं रहे सर ये? लिखो लिखो, मैं तो आपके लिखने की वेट ही कर रहा हूँ। सर मेरी स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा सर। अच्छा एक सेकंड, मेरी स्क्रीन पे तो वहीं पे खड़ा है सर, लाइमन और बालमन सिर पे। एक मिनट, एक मिनट बच्चों। अच्छा वो अमन इसीलिए कह रहे थे तुमको लिखवा दो, मैं ये सोच रहा था कि लिखवाई तो रहूंगा। सर ऊपर वाला भी नहीं लिखा सर, अब भी जो आपने मतलब लाइमन बालमन वाला दिखा तो दिया था सर। एक सेकंड, हाँ लिखता हूँ। डायग्राम दिखाया हुआ था सर, उसके नीचे वाला कुछ नहीं दिखा सर। हाँ ये लिखो, बस यही लिखना है कि बाल्मर विजिबल में है, लाइमन यूवी में है और पास्चन आईआर में।
लिख लिया बच्चों? 1 सेकंड सर। ओके बच्चों, इसके बाद अब ये लिखो न्यूक्लियर वाला। सर ये फिर चला गया सर। सर सर
हो गया सर। हाँ जी, तो इन प्रॉपर्टीज में कोई डाउट बचाओ? ना, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट बच्चों, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं बच्चों, मिला के, राइट? मतलब बेसिकली न्यूक्लियॉन नाम कहां से आया? जो न्यूक्लियस के अंदर है। देन आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका सेम जेड होता है लेकिन डिफरेंट ए होता है। आइसोबार्स क्या होते हैं? सेम ए डिफरेंट जेड। आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिनका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट? फिर बच्चों बस जो लास्ट में आज पढ़ना है, किसी भी न्यूक्लियस का जो साइज होता है, उसका जो रेडियस होता है, दैट इज गिवन बाय r इक्वल टू r नॉट a रेज टू पावर 1/3। ठीक है, वेर a इज ऑफ कोर्स द मास नंबर। r नॉट जो होता है वो बेसिकली हाइड्रोजन का हो गया रेडियस, और इसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10 पावर -15 मीटर्स। तो यहां से बच्चों हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है, वो ये है कि अगर हम किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालें, तो डेंसिटी हो जाती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब मास को मैं लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली एज a इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? क्योंकि मास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नियरली सेम ही है, तो चाहे उसको प्रोटॉन का मास कहो चाहे उसको न्यूट्रॉन का मास कहो, ऑलमोस्ट एक ही बात है। और टोटल कितने हैं? ए नंबर है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मिला के, तो उसको लिख दिया a इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, वॉल्यूम लिख दिया 4/3 πr क्यूब। तो इससे क्या हुआ कि a वाली टर्म कट गई, ये आ गया सिर्फ mp/4/3 πr0 क्यूब। तो क्या मतलब हुआ इससे बच्चों? कि डेंसिटी कांस्टेंट है, तो कोई भी न्यूक्लियस हो, चाहे किसी भी एटम का न्यूक्लियस हो, डेंसिटी उसकी कांस्टेंट ही होती है। मतलब सारे न्यूक्लियाई की सेम डेंसिटी होती है। हाँ, हाँ जी बच्चों, ये आ गया यहां तक समझ? ओके। अच्छा, अब बच्चों आपका जो होमवर्क है वो आपने अगली क्लास तक, कल तक, मतलब डी और ई पार्ट्स दोनों कंप्लीट करने हैं 0 1 के। ऐसा करो, ई मत करो, चलो नहीं, मैंने ई और एफ कहना था, खैर डी तो पहले ही किया हुआ है आपने। बट चलो अभी फिलहाल आप सिर्फ ई पार्ट कर लेना 0 और 1 का। ओके, ये आएगा आपके टेस्ट में, मैं कल डिस्कस करूंगा, तो प्लीज कर लेना अच्छे से। अमन, आप ऑफलाइन क्यों देना चाहते हो? आप तो नॉन मेड में हो ना? तो आपको तो ऑनलाइन ही देना चाहिए वैसे भी।
नहीं मतलब आपका तो टेस्ट ऑनलाइन ही होगा ना अमन, फाइनल एग्जाम? हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि जब आपका फाइनल एग्जाम, मतलब आपको, आप क्लासेस कह रहे हो ऑफलाइन? क्लासेस यार अभी ना आप में से मतलब मैंने मतलब इस बार शेड्यूल भी मैं भी ऐसा बनवाया था कि मैं चाह रहा था कि ऑफलाइन कर दूं, बट आप में से आधे लोग इंटरेस्टेड हो आधे नहीं हो, तो इसलिए वो हो नहीं पा रहा। मैं कल वो एक्सपेरिमेंट करूंगा, मतलब मैं अभी आईक्यूएस जा ही रहा हूँ उसके लिए ही, उसी की टेस्टिंग के लिए। आई विल ट्राई कि मतलब वैसा कुछ कि मतलब मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों ही हो जाएं, कि वही ऑनलाइन वाली क्लास ही मतलब ऑफलाइन क्लास ही लोग जूम पे देख सकें। वो अगर एक्सपेरिमेंट हो गया फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है जी। हाँ परविंदर। सर आप कैसे कह रहे थे जेई का ऑनलाइन होगा मतलब? नहीं मुझे लगा वो नहीं सर, अमन। बात कर रहे थे सर, फाइनल एग्जाम जेई क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ फाइनल एग्जाम। फाइनल ऑनलाइन होगा सर। हाँ ऑनलाइन ही होता है जेई का तो। नहीं सर, ये नहीं, फाइनल जो जेई का एग्जाम होगा मतलब मेन। हाँ वो ऑनलाइन ही होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड ही होता है वो। यस सर यस, मैं हम्म। सोच रहा हूँ। तो वो मैं बताऊंगा फिर आपको टेस्टिंग करके क्या कंक्लूजन। ठीक है जी। चलो ओके बच्चों, ये प्लीज कर लेना जरूर सारा काम। राइट। ओके बच्चों, बाय।